मेरा शौहर मेरे सामने बैठा हुआ है और मैंने उसके सामने अपने आशिक को बिठाया। अपने शौहर को बता रही हूँ कि मैं इसे पसंद करती हूँ, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ आपके साथ अदनान और आज एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हर हद तक गई, लेकिन आखिर में उसके हाथ क्या आया वो आप सबसे शेयर करना चाहती है और आपको बताना चाहती है और सवाल कर रही है कि उसने गलत किया या सही किया। एक फैमिली जो कि पंजाब के नवाही इलाके में रहती थी, उस फैमिली में दो भाई, एक बेटी थी, वालिद थे, वालदा थी। और ये फैमिली अपने आप में इतनी मिडिल क्लास, ये कह लें कि इलाके के लोग उनको कहते थे कि ये चंगड़ों का घर है। मतलब वो गरीब थे, अब मामला वैसे थे। और उसके वालिद जो थे ना, वो छान बूरा, रोटी टुकड़े इस तरह की चीजें खरीदते थे, इकट्ठी करते थे, बेचकर कबाड़िए को, फिर शाम को घर आते तो इनके घर का चूल्हा जलता था। अब ये लड़की जो है अपने घर में इतनी हसीन थी कि कोई देखे तो यही कहे कि किसी अरबपति बाप की बेटी, ऐसी खूबसूरत थी। अब ये कहती कि मैंने मैट्रिक की तालीम मुकम्मल की और उसके बाद मैं एफए की तालीम हासिल करने लगी। मेरे घर में कई बार मामला ऐसे गड़बड़ होते कि हम 24 घंटे रोटी ना खाते। मैं तालीम की तरफ तवज्जो दी हुई थी और मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जो सबके लिए मुनफरिद हो। और इसी दौरान मेरे जहन में एक चीज ये भी चलती रहती थी कि मैं किसी ऐसे शख्स से शादी करूंगी जो बहुत अमीर होगा, ताकि मेरे हालात बदल जाए। मुझे इस गुर्बत से निकलना था और उसके लिए मैं कोई भी हद तक जा सकती थी। अब मैंने एफए की तैयारी शुरू कर दी और उसके साथ साथ मैं एक दो शादियों में ऐसी घर वालों के कहने पर गई। एक शादी मेरी एक सहेली की थी, उसकी शादी में गई तो उसमें एक नौजवान बड़ा खूबसूरत था और गाड़ी के अंदर आया था। बड़ी लग्जरी टाइप की गाड़ी थी उसके पास और वो उस गाड़ी में आया, वो मेरी तरफ देख रहा था। मैं इतनी खूबसूरत थी कि जो भी मुझे देखता देखते ही रह जाता था। कहती कि मैंने उसकी तरफ देखा, वो मेरी तरफ देख रहा है। कुछ 2 घंटे वहां पर गुजरे और उसके बाद जब वो फंक्शन खत्म हुआ तो वो नौजवान निकलने के टाइम पे मेरे पास आया और मुझे कहता कि मैं आपको ड्रॉप कर दूं। तो मैंने उसे कहा जी जरूर। कहती मैं उसके साथ निकल पड़ी। वो गाड़ी चलती रही, मैंने उसको एड्रेस बताया। वो 10 से 12 किलोमीटर का सफर था, वो हमने तय किया। और इसी 10-12 किलोमीटर के सफर के दौरान हमने एक दूसरे से ऐसी ऐसी बातें कर ली कि मैंने उससे मोहब्बत का इजहार कर दिया और उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया। उसके पास मोबाइल भी था। मैंने अपने घर का मोबाइल का जो नंबर था, जो घर पे मोबाइल था, बटनों वाले मोबाइल चलते थे उस वक्त, तो मैंने वो नंबर उसको दे दिया। अब घर के पास पहुंची हूँ, नंबर दिया, मैंने कहा मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। अब मैं घर चली गई, उसके बाद उसकी कॉल आनी शुरू हुई, हम दोनों के दरमियान में बातचीत शुरू हो गई। मैंने उससे मोहब्बत का इजहार तो गाड़ी में ही कर दिया था। अब हमारे दरमियान शादी की बातें, हर चीज इतनी परवान चढ़ी कि हम एक दूसरे के इश्क में, ये कह लें कि एक हद से ज्यादा गुजर चुके थे। अब मेरे घर वाले जो है वो मुझे पूछते थे कि किसका फोन आता है। मैंने उनको बताया कि इस तरह से एक लड़का है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मेरे घर वालों ने पहले तो मुझे समझाया। जब मैंने उनसे कहा कि लड़का राजी है, लड़के के घर वाले राजी, उसने बात की हुई है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, उनसे कहो कि हमारे घर आए फिर तुम्हारे रिश्ते के लिए। मैंने लड़के से कहा कि आप अपने वालिदैन को मेरे घर भेजो ताकि मेरे घर वालों से रिश्ते की बात तय करें। उसने कहा ठीक है। मैंने दोबारा से उनको कंप्लीट एड्रेस दिया, उसने अपने वालिदैन को एड्रेस दिया और उसके बाद वो जो उसके वालिदैन थे वो हमारे घर आए। मैं चाय शाय बना रही थी, उन्होंने मेरी अम्मी और अब्बू को साइड में बुलाया एक कमरे में और उसके बाद उन्होंने मेरी अम्मी अब्बू की इतनी बेइज्जती की कि जिसकी इंतहा ना हो। उन्होंने यही कहा कि तुम गरीब लोग, तुम्हारी बच्चियां जो हैं वो लोगों के बच्चों को फंसाती हैं और फिर अमीर घरों के ख्वाब देखती हैं, तुम लोगों की ऐसे ही हालात होते हैं। और ये बात कहीं किसी हद तक ठीक भी थी। मैं तो अपनी ख्वाहिशात पूरा करना चाहती थी, लेकिन मैं उस शख्स से मोहब्बत भी करती थी। वो इस तरह से बुरा भला कहकर चले गए। मेरी अम्मी अब्बू ने मुझे बताया, मैं परेशान, मैं रोती रही। फिर मैंने उस लड़के को कॉल किया और उसको बताया कि तुम्हारे अम्मी अब्बू आए थे, ये सब कुछ करके चले गए। उसने कहा मुझे तो यही कह के गए थे कि हम तुम्हारे रिश्ते की बात करने जा रहे हैं, तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह करेंगे। अब वो कहती कि हम दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हुई। हमने कहा चलो ठीक है, कुछ और हल निकालते हैं। चंद दिन गुजरे तो हमने फैसला किया कि हम यहाँ से भागते हैं, भाग कर शादी कर लेते हैं। उसने भी रजामंदी जाहिर कर दी। उसके बाद उसने मुझे कहा कि घर से कुछ पैसे उठा लेना जो तुम्हें मिल जाएं। पैसे तो नहीं मिले, मैंने अम्मी की बालियां उठाई और उसने भी अपने घर से कुछ पैसे उठाए। हम दोनों एक साथ मिले और हम कराची चले गए। कराची हमने तकरीबन 10 से 12 दिन गुजारे। हम एक साथ एक कमरे में रहे। अब मेरे सर से मोहब्बत का जो भूत था वो उतरता जा रहा था। मुझे जो मोहब्बत लग रही थी अब उससे मुझे उलझन होने लगी थी। मैंने 10वें दिन उससे पूछा कि तुम्हारी जो गाड़ी थी, उसने कहा वो गाड़ी मेरी तो नहीं है, वो तो मेरे अब्बा की है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे बैंक बैलेंस में क्या कुछ है, तो उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे अब्बा के नाम पे है। अब ये सारी बातें पूछी तो उसके बाद मैं तो परेशान हो गई कि ये मैंने क्या कर लिया। मोहब्बत खत्म हो गई थी, मुझे उलझन हो रही थी इस शख्स से। अब 2 दिन हमने और गुजारे और उसके बाद मैंने उससे कहा कि हमें वापस जाना चाहिए, तो उसने भी एकदम से कह दिया कि चलो ठीक है हम वापस चलते हैं। उसके बाद मैं वापस आ गई। अब वापस आई हूँ
और मैं अपने घर आई हूँ, वालिदैन ने बहुत बुरा भला कहा, मेरे भाई ने मुझे मारा भी और वो नौजवान अपने घर चला गया। उसके बाद मेरा उससे राब्ता ख़त्म हो गया। ये मोहब्बत वो थी जिसने मुझे ज़माने में रुसवा कर दिया था। हमारे घर तो पहले ही कोई नहीं आता था, अब मेरे रिश्ते के लिए भी कोई नहीं आ रहा था। और इसी दौरान मेरे भाइयों की जो है वो शादियाँ हो गईं और मेरे घर के मामला ये थे कि मेरे घर में मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं देता था। मुझे सिर्फ यही कहते थे ये भगौड़ी है, और ये लफ्ज़ मुझे बड़ा चुभता था। और इसी दौरान मेरे वालिद की डेथ हो गई। उसके बाद भाई जो है वो अलग हो गए। मैं अपनी माँ के साथ रहती थी। मेरी माँ हमेशा मुझे समझाती थी, बेटा जो भी कर लिया तूने गलत कर लिया, लेकिन आगे की सोच कि अच्छा हो जाए। इसी दौरान मेरी एक रिश्ते वाले से बात हुई। उसने कहा जी रिश्ता है, कनाडा से है, अगर आप वहाँ जाना चाहें तो। उनकी उम्र 40 साल है और उनका एक बेटा है 10 से 11 साल का है। उनकी बीवी जो है वो हादसाती तौर पे फौत हो गई हैं और वो चाहते हैं कि उनके बेटे के लिए एक माँ उनको मिल जाए। आगे उनको बच्चों की कोई तलब नहीं है, बच्चे हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई मसला नहीं है। आप बताएं। उसने उस लड़के को कहा कि इस तरह से मेरी पहले शादी हुई थी, रुखसती नहीं हुई थी, वो जो बचोला था। अब वो सारी बात उसको बताई, उसने वो आगे लड़के को बताई। लड़का जो था वो पाकिस्तान आया, 40 साल उसकी उम्र है, लड़की की उम्र 25 साल है। लड़की कहती है कि मुझे एक चीज़ डिस्टर्ब कर रही थी कि इसकी उम्र 40 साल है, मेरी उम्र 25 साल है, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा था कि ये बाहर रहता है तो पैसे वाला होगा, तो मैंने इसी चक्कर में हाँ कर दी। अब वो आया, सारी बातचीत हुई, उसके बाद मेरा निकाह हुआ। मैंने निकाह से पहले कहा कि मेरी कुछ शर्तें हैं। उन्होंने कहा जी, मैंने कहा कि मेरी अम्मी को एक अच्छा सा घर लेके देना है आपने। उसने कहा ठीक है, मेरे इतने घर हैं, एक घर आपके नाम करवा दूंगा, और उसके बाद मेरा महीने का जो खर्चा है वो आपने हर माह मुझे देना है। उसने मुस्कुरा कर मुझे कहा जी ठीक है, मुझे कबूल है, और कुछ है तो बताएं। मैंने कहा नहीं। हमारा निकाह हुआ। निकाह के बाद वो मुझे इस्लामाबाद ले गया। इस्लामाबाद एक लग्जरी होटल था जहाँ पर उसने मुझे ठहराया, और ठहराने के बाद मैंने कहा इस होटल में हम रुकेंगे, इसका बिल कौन देगा? उसने कहा बिल इसका मैं ही दूंगा, कोई मसला नहीं, ये होटल मेरा जाती है। तो उसके बाद मेरी अम्मी को उन्होंने शिफ्ट कर दिया था अपने घर में और उनको 2 नौकर दे दिए। मेरी अम्मी की लग्जरी ज़िंदगी और मेरी भी ज़िंदगी ऐसी लग्जरी होगी कि मैं हैरान थी। मैं एक कचरे से उठ के एक ऐसी ज़िंदगी में आ गई थी जो दोनों मुतबादल थी। दरमियाना रास्ता तो आया ही नहीं था। मैं कचरे से उठी और महलों में बैठ गई जाके। अब यहाँ पर जो चीज़ें थी बड़ी मुख्तलिफ थी। उसका खाने का अंदाज, उसकी हर चीज़ बड़ी मुख्तलिफ थी। अब उसने मुझे हर चीज़ सिखानी शुरू की। बड़े सलीके से, बड़े अदब से बात करता, मुझे बड़े अच्छे अंदाज से ट्रीट करता। अगर मैं कहीं कोई गुस्सा भी करती तो फिर भी वो बड़े हंसते मुस्कुराते चेहरे से मुझे समझाता। अब कुछ वक्त गुजरा, उसके बाद वो मुझे अपने साथ कनाडा ले गया। कनाडा पहुंचे हैं, अपने बेटे से उसने मुलाकात करवाई। उसका बेटा भी बड़ा खुश शक्ल, खुश इखलाक था। मुझसे मिला तो बड़ा खुश हुआ। मैं वैसे भी खूबसूरत थी, लेकिन मेरे जहन में ये बात चल रही थी कि ये मुझसे 15 साल बड़ा है। मैं 25 साल की हूँ, ये 40 साल का है। अब वहाँ पर हमारे सारे मामला चलने शुरू हो गया और उसने कई बार जो फंक्शन होते तो उसने मुझे बताता कि फलां फलां औरत जो है ना वो इस तरह की है कि उनका काम है कि लोगों को नेगेटिव बात बताना, उनकी बातों को सुनना ज़रूर लेकिन उनको कोई जवाब नहीं देना, उनकी बातों पे अमल नहीं करना तुमने। और मैं क्या करती थी, मुझे जिन चीज़ों से वो रोकता था मैं हमेशा वही चीज़ें करती थी। जिस आंटी से उसने रोका मैंने वही करना, और उसके मुतबादल भी वो शरीफ आदमी मुझे हंसते मुस्कुराते कहता था कि तुम सुधर जाओ, अच्छे काम करो, ये बातें ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। मैं फिर भी ऐसी करती, लेकिन उसका बेटा जो है उसका मैं बड़ा ख्याल रखती थी। उसके साथ मेरा बड़ा लगाव हो गया। बच्चा भी जवान हो रहा था। बच्चे ने आगे तकरीबन हमारी शादी को ना 8 से 9 साल गुजर चुके थे। मेरी वहाँ पर लग्जरी लाइफ थी, गाड़ियाँ थी, बंगले थे, रंग बिरंगे कपड़े, हर रोज़ नया जो सूट लेना और नौकर चाकर हर चीज़। तो ये सारे मामला चल रहे थे। उसका बेटा जो था वो आगे एडमिशन ले लिया, आगे पढ़ने चला गया दूसरे मुल्क में। इधर मैं जो थी, मेरे ज़हन में वो जो था ना 15 साल का डिफरेंस, अब मैं 35 की हो गई थी और वो 50 का हो गया था। अब भी 15 साल का डिफरेंस था। मुझे हमेशा यही लगता था कि मैंने अपनी उम्र से बड़े उम्र के शख्स के साथ शादी कर ली है। तो ऐसे एक दिन बैठी हुई फेसबुक चला रही थी तो मुझे फेसबुक पर एक रिक्वेस्ट आती है, और वो नौजवान जो है वो वहीं यूरोप में रहता था। अब उसके साथ बातचीत शुरू हो गई और वो मेरा हम उम्र था। थोड़ी सी बातचीत हुई, उसके बाद हम दोनों के दरमियान कुछ मामला, नंबर एक्सचेंज हुए। उसके बाद हमने व्हाट्सएप पे रब्ता शुरू कर दिया। उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया और उसने बताया कि मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक अपने से ज़्यादा उम्र की औरत से शादी कर ली थी पासपोर्ट के लिए, और उसके बाद मैंने अब उसको छोड़ दिया है। कहती है कि उसने यही कहा कि तुमने भी अपनी उम्र से बड़े उम्र के शख्स के साथ शादी की हुई है, इसको छोड़ो, इससे तलाक लो, हम दोनों शादी करते हैं। और उसने मेरे वहीं चोट लगाई जो मेरी दुखती रखती, जो मुझे हमेशा खटकती रहती थी कि ये मुझसे बड़ी उम्र का शख्स है। अब उसने मेरे साथ ये सारी चीज़ें की, मेरा ब्रेन वॉश किया, मैं भी राज़ी हो गई। एक दिन मैंने अपने शौहर से कहा कि मैंने आपसे किसी को मिलवाना है। उसने कहा ठीक है। मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ता था,
अब मैंने सारी बात की, उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, उनको मैं होटल बुक कर देता हूँ। उसने कहा नहीं होटल नहीं, वो घर पे ही आ जाएगा, मैंने एड्रेस दे दिया है। उन्होंने कहा ठीक है। अब 2 दिन के बाद वो लड़का जो है हमारे घर आ गया, घर पे आया, बातचीत हुई। अब मैं अपने शौहर के सामने बैठी हूँ और मैं उनसे कह रही हूँ कि ये फलां शख्स है, मैं इसे पसंद करती हूँ, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, जबकि मेरा शख्स मेरे सामने बैठा हुआ है और वो खामोशी से मेरी बातें सुन रहा है। अब बातें सुनता है, वो सारी बात हो गई और वो लड़का जो है वो कहता है कि देखें ये लड़की आपके साथ नहीं रहना चाहती, आप इसको तलाक दे दें, मैं इसको ले जाऊंगा। उन्होंने कहा चले ठीक है। उसने कहा कि 3 दिन के बाद आप आना और आकर इसको ले जाना। अब उसके जहन में क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था मैं नहीं समझ सकी, लेकिन वो ज़ाहिरी तौर पर बहुत पुरसकून और खामोश थे। अब ये लड़का गया, उसके बाद उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया। 3 दिन तक वो मुझे समझाते रहे, मुझे ये कहते रहे कि देखो मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, जब मैं तुम्हें तलाक दूंगा तो यहाँ के कानून के मुताबिक आधी तुम्हें मिलेगी और आधी मेरे पास रह जाएगी। और ये लड़का जो है ये कोई बिजनेसमैन नहीं है, ये भूखा नंगा है, ये सिर्फ तुम्हारी दौलत के पीछे तुमसे इस तरह से बातचीत कर रहा है, तुमसे शादी करना चाहता है और बाद में तुम पछताओगी। मैं उसे कहती थी कि तुम अपनी तरफ की बात ही करोगे ना, मेरी तरफ नहीं देखोगे कि मैं क्या चाहती हूँ। उधर से तीसरा दिन आया तो उसके बेटे की कॉल आई, मैं उससे बात कर रही थी और बात करते करते उसको एहसास हुआ। उसने कहा देखें मुझे कुछ डिस्टर्बनेस लग रही है। तो मैंने उससे कहा कि हाँ तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें कहा होगा कि सिफारिश करें। उसने कहा क्या हुआ, मैंने उसको बताया इस तरह से। तो उसने कहा नहीं मेरे अब्बा ने नहीं बताया, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप एक अच्छे इंसान को छोड़ रही हैं, आप पछताएंगी। और मैं ये इसलिए भी नहीं कह रहा कि वो मेरा बाप है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक अच्छा इंसान है, वो अच्छा इंसान है जो कि मेरा बाप है। तो मैंने उसकी बात भी नहीं मानी बच्चे की। और तीसरा दिन आ गया, तीसरा दिन आया तो उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया। और डिवोर्स के बाद उन्होंने कहा ठीक है, वो नौजवान भी आ गया, वो मुझे ले गया। मैं वहाँ से निकली उसके साथ, मैंने उसे कहा कि मुझे फलां होटल में ड्रॉप कर दो, मैं वहाँ पर अपनी इद्दत के दिन पूरे करूँगी और उसके बाद फिर हम मिलेंगे। अब मैं इद्दत के दिन पूरे करने लगी और इधर जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो खुद ब खुद मेरे नाम ट्रांसफ़र हो रही थी। और मेरा जो शौहर था जिसने मुझे तलाक दे दी थी, वो मुझे सारी चीज़ें डिटेल के साथ बता रहा था कि ये तुम्हारे नाम हो गया, ये तुम्हारे नाम हो गया, फलां फलां फलां, इस तरह से। और मैं बस उसकी बातों को सुना अनसुना करके इग्नोर करती थी। इधर उसके बेटे से कभी कभी बात होती थी और वो कहता था मुझे कि आपने अच्छा नहीं किया, एक ऐसे इंसान को आपने छोड़ दिया। अब मेरी इद्दत के दिन पूरे हो गए। अब मैं इद्दत के दौरान जब होटल में थी तो मेरे पास वो सारी औरतें आईं जो इससे के घर पे कई बार पार्टी रखते थे, आती थी वो आंटियां भी जिनसे ये मिलने से मना करता था। और उन सब ने भी यही कहा कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छा इंसान था। तो मैंने कहा कि ये सब की सब उसकी तरफदारी कर रही हैं, मुझे बुरा लगता था, मैं उसकी बातों को इग्नोर करती थी। और उसके बाद मैंने उस लड़के से शादी कर ली। अब शादी के लिए मैंने उसे कहा तो उसने कहा शादी के लिए मैं वहां नहीं आऊंगा, तुम यहाँ आ जाओ यूरोप में। मैं यूरोप आ गई, वहां पे हमने शादी की। और शादी से पहले उसने कह दिया कि मेरे घर पे कुछ मामला डिस्टर्ब थे, घर पे पैसों की जरूरत थी, तो मैंने बहुत से पैसे घर भेज दिए। अब जो हमारे अखराजात हैं वो तुमने करने हैं। कहती वलीमे के सारे जो भी अखराजात थे, कोई 18-19 हज़ार पाउंड जो थे वो मैंने स्पेंड किए और हमारा वलीमा हो गया। मैं खुश थी और वो नौजवान जो था वो भी खुश था ज़ाहिरी तौर पे, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा खुश थी कि मेरा हम उम्र मुझे मिल गया, जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल गया। लेकिन शायद मैं कुछ खो चुकी थी। शख्स के साथ ही वक्त गुजरता गया, कोई 3 साल तक तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी गुजरती। 3 साल तक वो कई बार बातों में गालियाँ निकालता था। और फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि उसने मुझे कहा कि मुझे कारोबार के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो मैंने उसको पैसे भी दे दिए। ऐसा ऐसा हर चीज़ उसको देती रही। अब वो सारी चीज़ें उसको मैं दे रही थी। और एक दिन मैं रात को बैठी हुई हूँ और मैंने देखा कि उसका मोबाइल का लॉक खुला हुआ है। उसके मोबाइल पे एक मैसेज आया, वो मोबाइल चलाते चलाते सो गया था। मैसेज जो था उसकी अम्मी का था। मैंने उसकी अम्मा के साथ जो चैट थी वो पढ़नी शुरू कर दी। अब उस चैट के अंदर लिखा हुआ था कि माँ, पहली लड़की से मैंने शादी इसलिए की थी कि मुझे पासपोर्ट चाहिए था, और ये दूसरी लड़की से शादी मैंने इसलिए की है कि मुझे इसकी दौलत चाहिए। अब मैंने कहती सुनने के बाद मैं बिल्कुल गुमसुम हो गई और मैं वहीं बैठी रही, सारी रात में बैठी रही, मैं सो नहीं सकी कि जब ये उठेगा तो फिर इससे बात करूंगी। जब वो सुबह उठा तो मैंने उसे कहा कि देखो मुझे धोखा तो नहीं दोगे। उसने कहा कैसी बात कर रही हो। कहती मैंने उसे सारी चीज़ें बताई कि मेरे नाम फलां फलां चीज़ है, फलां फलां इस तरह से है, तो तुम मुझे धोखा ना देना, अगर तुम चाहो तो ये सब कुछ ले लो लेकिन मुझे धोखा ना देना। तो उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा। तो मैंने उसे कहा कि देखो तुम्हारी अम्मी की इस तरह से चैट है। तो कहती जैसे ही मैंने चैट का नाम लिया एकदम उसका रंग बदला, लेकिन उसने फौरी तौर पर मुझे कवर किया। उसने कहा कि ये चैट इसलिए है कि मेरी माँ को जब पता चला कि तुम पहले से शादीशुदा हो, तो मैंने सिर्फ उनको समझाने के लिए ये कह दिया कि मेरी तुमसे ये सिर्फ पैसे के लिए शादी है। मैं कहा चलो ठीक है। वक्त गुजरा, उसके बाद उसने मुझसे और पैसे लिए, वो ऐसा ऐसा घर वगैरह सब कुछ उसके नाम हो गए। और एक टाइम आया कि वो पाकिस्तान बार बार जाने लगा। 1 साल के अंदर उसने 3 चक्कर पाकिस्तान के लगाए।
और मैं परेशान थी कि ये मुझे क्यों नहीं लेके जाता। उसके कज़न की शादी थी, मैंने उसे कहा कि मुझे क्यों नहीं लेके जाते। उसने कहा यार मैं लेके जाऊँगा तुम्हें, अभी नहीं फ़िलहाल। तो वो इसी दौरान मुझे शक हुआ कि शायद इसकी अपनी शादी है। तो मैंने इसके रिश्तेदारों से कुछ से राब्ता किया, जो इसके मोबाइल से मुझे नंबर मिले, तो पता चला कि मौसूफ की अपनी शादी थी। वापस आए, 15 दिन का कह के गए थे, 1 महीने के बाद आए, तो मैंने इनसे पूछा कि आपने शादी कर ली है? कहता हाँ, वो मेरी अम्मी कह रही थी कि शादी करो। और इसने इस वक्त भी मुझे चक्कर देना चाहा। चक्कर क्या देना चाहा कि मुझे कहता कि वो जो मैंने शादी किया वो अम्मी के लिए, वो वहीं पे रहेगी, तुम यहाँ मेरे साथ हो। और उसके बाद फिर हम चलते रहे। बाकी का जो बैंक बैलेंस था मेरा, वो भी मैंने ऐसा-ऐसा इसको दे दिया। और इसने हमेशा यही कहा कि मुझे कारोबार में घाटा हो रहा है, जबकि ये पैसा जो है वो पाकिस्तान भेज रहा था, वहाँ पर अपनी ज़मीनें खरीद रहा था, अपने माँ-बाप को सहूलतें दे रहा था। इधर कहती कि एक दिन ये बाहर से आया, इसने मुझसे पैसे मांगे, तो मैंने कहा मेरे पास तो इस वक्त कुछ भी नहीं है, एक घर बचा है, बाकी सब कुछ तो मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। इस पर ये गुस्से हो गया और इसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। और उसके बाद जब मुझे होश आया तो डॉक्टर को घर पे बुलाया हुआ था इसने, किसी को, मुझे पट्टियां शट्टियां करवाई हुई थी। और उसके बाद जब मैं थोड़ी ठीक हुई, बेहतर हुई, तो इसने मुझे तलाक दे दी। अब मुझे तलाक दी तो मैं परेशान थी कि क्या करूं। मैं वहां से निकली हूं और मैंने सनी को कॉल की, और सनी का इसी दौरान शादी हो गई थी। सनी ने एक लड़की पसंद की थी, जिसके बारे में मैंने ये कहा था कि जब तुम शादी करोगे तो मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। और मैं अपनी ही जिंदगी में इतनी मगन थी कि मैं सनी को भूल गई। वो जो मेरा बेटा था, मेरे शौहर का दूसरे शौहर का पहला बेटा, तो मैं उसके पास चली गई। उसकी शादी हो चुकी थी उसकी बीवी ने, और उसने मुझे बड़ा वेलकम किया। और उसके बाद उन्होंने अपने घर में मुझे रख लिया। उसने कहा कि आप मेरी माँ है और मैंने आपको हकीकी माँ ही समझा है। बस आपने जो किया था मेरे अब्बा के साथ वो अच्छा नहीं किया था, मैंने आपको समझाया भी था। लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ एक बार ये जुमले कहे, और उसके बाद उन्होंने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैंने उनके साथ क्या किया। मैं उनके साथ रहने लगी, और मेरे शौहर जो है उनसे मेरी कभी दोबारा बात नहीं हुई, जो दूसरे शौहर थे, एक्स शौहर। तो मैंने एक दिन अपने बेटे से कहा कि मेरी उनसे मुलाकात करवाओ, तो उन्होंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा देखो मैं इनसे नहीं मिलना चाहता। हाँ, मैंने इनको माफ़ कर दिया, इन्होंने जो भी किया। हाँ, इनको ये ज़रूर बता देना कि जब मैं पाकिस्तान आया था और इन्होंने मुझे बताया था कि इनकी पहले निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी, तो ये एक लड़के के साथ भाग कर गई थी, मुझे ये सब कुछ मालूम था। मैंने ये सब कुछ जानने के बावजूद भी इनसे निकाह किया, इनको साथ रखा, हर चीज़ सिखाई, लेकिन इन्होंने मुझे धोखा दिया। कहती कि कुछ वक्त गुजरा, उसके बाद मुझे छाती का कैंसर हो गया, और छाती का कैंसर जो है उसका इलाज चलता रहा, वो बढ़ता गया। 3 साल और गुजर गए, और डॉक्टर ने कहा कि अब ये 4थे स्टेज के ऊपर है, आपके पास 1 साल का अरसा है, उसके बाद शायद आपकी डेथ हो जाए। कहती कि आज 6 से 8 महीने हो चुके हैं, और मैं अपनी ज़िंदगी के हाथों में पता नहीं कितनी परेशान हूँ कि मैं ये क्या कर चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। एक ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए, एक जो मेरा बैकग्राउंड था जिसमें मुझे कहते थे कि ये चंगड़ों का घर है, उसको ख़त्म करने के लिए मैंने क्या-क्या स्टेप लिए। और उसके बाद अपनी हवस, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मैंने एक हीरो जैसे शख्स को छोड़ दिया, जो मुझसे मोहब्बत भी करता था, मुझे रिस्पेक्ट भी देता था, और उसने कभी मुझे ओए या तू या इस तरह से अल्फाज से पुकारा ही नहीं था। मुझे आप कहता था या मेरे नाम से पुकारता था, जो मुझे कई बार अच्छा लगता था। आज मैं उस आवाज़ को सुनने के लिए तरस रही हूँ। मेरे भाई वो भी मतलबी थे। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी इस तरह की बातें ना करें, कि अपनी ख्वाहिशात के पीछे ना भागें कि आपको बाद में पछताना पड़ जाए। बाकी आपके पास अगर कोई राय है तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मैं शायद चंद महीनों की मेहमान हूँ इस दुनिया में, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊँगी। अपनों का ख्याल रखें, और कभी अपनी ख्वाहिशात के पीछे ऐसी चीज़ों को अपने साथ ना जोड़ लें, क्योंकि जब आपकी ख्वाहिशात पूरी होती है ना, जो आपको माल और दौलत मिलती है, तो उसके साथ आपको कुछ उनसे जुड़े हुए कबाहत जो है वो भी मिल जाती हैं, उनको फिर बर्दाश्त करना पड़ता है। तो वो अल्लाह पाक सबके लिए मामलात आसान करे। दुआ में याद रखिएगा। अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो हमें शेयर करें। 0325 20 629। अल्लाह हाफिज़।